आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो अपना जीवन समाज के लोगों के लिए न्यौछावर कर रहे हैं, जिनके जीवन का सिद्धांत है अनुसूचित जाति को समाज से जोड़ना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बारे में। आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। संजय निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि इलेक्ट्रोपैथी की प्रैक्टिस से लेके राजनीति के महारथी का जो सफर रहा है आपका, कैसा रहा? और मैं तो अपने को खुश नसीब हूँ और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज के दिन में जो भारतीय जनता पार्टी पहले जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसकी संकल्पना है कि समरसता हो, जाति बंधन टूटे और जाति के लोग एक थाली में बैठकर खाएं, और उस अभियान में हमें अवसर मिला हो। तो इलेक्ट्रोपैथी से लेकर आज इस राजनीति के सफर में मैं सबसे पहले तो मैं जितने भी इस राजनीतिक सफर में साथी थे, चाहे वो 2017 में रहे हों, 2018, 2019 में, 2021-22 में, सभी साथियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसा हमें रास्ता दिया कि हम एक पहले भी हम 1981 से मतलब सामाजिक क्षेत्रों में पहले हमें किताब पढ़ने को मिला था, महाराजा सिंह भारती का सृष्टि और प्रलय, संविधान और विज्ञान क्या है, तो उसके वजह से इंसान क्या है। तो उसी के बाद से हम लोगों के क्षेत्र में काम करते करते लंबे समय से मैं चिकित्सक हुआ, उसके क्षेत्र में आया, ढेर सारे गरीब आते थे। हम पहले बता दूं कि 70% ऐसे गरीब होते थे कि जिनको कि मतलब किसी तरीके से उन्हें पैसे नहीं होते थे, उसका इलाज हम लोग करते थे। उसमें से 20% ऐसे होते थे, कहते बहुत अच्छी दवाई लिख दीजिए डॉक्टर साहब, और 10% ऐसे होते थे, कहते बहुत अच्छा अस्पताल बताइए। तो 70% में से 20% ऐसे होते थे जिनके पास किराए भाड़े नहीं होते थे। तो इसे देखने में लगा कि आखिर 10% ऐसे, 20% ऐसे, 70 में 30 ऐसे हैं। तो इस विखंडन में लगा कि जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं, जो राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल हैं। और ये निर्बल बनाने के लिए पता चला कि इस देश में लोकतंत्र की स्थापना से पहले इस दिन मुगलों ने, अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया, और उन्होंने ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई कि जब वो इस देश में आए थे तो इस देश का इकोनॉमिक पॉलिसी जो था, मुगल थे, तो मुगलों के आने से पहले इस देश सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो हम दुनिया में 3 रुपए में 1 रुपए भारत का था, तब सोने की चिड़िया में हम अमेरिका के डॉलर से 30 गुना ज्यादा अधिक थे। मुगल आए तो 10 गुना कम हो गए। जब अंग्रेज आए तो 1 रुपये का बिस्कुट $20 पाते थे, तो 20 गुना हम अमीर थे। लेकिन जब अंग्रेज जाने लगे तो 20 रुपए, 1 रुपये का बिस्कुट $1 पाने लगे। लेकिन जब मैं इसमें सोचने लगा, ये पता चला कि आज अमेरिका का कोई आदमी आता है डॉलर लेके, तो 1 रुपये का बिस्कुट $1 देता, 76 बिस्कुट पाता है। तो ये लगा कि जो पढ़ने को किताब मिली चर्चिल की कि द पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर डेमोक्रेसी। ये लगा कि लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज्यादा, भगवान ने उसमें ज्यादा शक्ति रखी है। उसमें आया कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज स्वीट पॉइजन इन द डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। ये सामाजिक संगठन उस समाज के इतना मीठा जहर है कि अगर उसके बाद राजनीतिक दल नहीं है, क्योंकि समाज का जो सामाजिक संगठन होता है वो केवल डायग्नोसिस करता है कि समाज में क्या क्या दर्द है, लेकिन इस दर्द को दूर करने के लिए विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद है, वहाँ उसके वकील चाहिए, वहाँ उसके भाग लिखने वाले रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। अगली लाइन में लिखा चर्चिल ने कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कि सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है, और जब उसके साथ सामाजिक संगठन हो। तो फिर हमने कई संगठन बनाए, महासंघ बनाया, फिर ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी वेलफेयर मिशन बनाया, फिर मैंने राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद बनाया, फिर जो इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करता था वो इलेक्ट्रोमिस क्विक होता है, होमोस्टैसिस प्रणाली में शरीर के सभी प्रमुख अंग एक सामंजस्यपूर्ण कार्य करते हैं, उसे स्वास्थ्य कहते हैं। और अगर सामंजस्य बिगड़ जाता है, अंगों की कार्य क्षमता कम हो जाए तो रोग कहते हैं। अगर क्विकली होमोस्टैसिस को मेंटेन कर दें, उस पैथी का नाम इलेक्ट्रोपैथी है। पता चला कि जैव रासायनिक क्रियाओं का समान रूप से होते रहना रोग, स्वास्थ्य असमान रूप से होना रोग है, और जैव रासायनिक अपक्रियाओं के शरीर में न होना वो एक मृत्यु है। और जैव रासायनिक अपक्रियाओं के लिए एंजाइम होते हैं इंट्रासेलुलर, वो पौधे में भी बनते हैं। तो पौधे और मानव जीवन में दोनों के जो सिस्टम है जेनेटिक जो है सेल के, कि जीवन वृद्धि सुरक्षा के लिए उसके अंदर हमारे एंजाइम बनते रहते हैं। तो अगर पौधों के एंजाइम शरीर में दे दिया
तो क्विकली मेंटेन हो जाते थे। तो ऐसे इस पैथी से मैं बहुत लंबा प्रैक्टिस किया, तो ये पता चला कि संगठन बनाया, सामाजिक संगठन बनाया, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद बनाया, तो इनके लिए ढेर सारी विसंगतियां रही। पता चला इनका कोई जिसके पॉलिटिकली सेफ गार्ड है, जिस राजनीति के जिस समाज के लोग राजनीति में है वो हिस्सेदार है, जिस समाज के लोग राजनीति में नहीं है वो शिकार है। तो पता चला जो जातियां जिनके लोग अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है विधानसभा लोकसभा में, उनके साथ अन्याय हो रहा, संविधान में जो लिखा हुआ प्रदत्त अधिकार है वो नहीं मिल रहा। तो पता चला उसी बीच में कि भाई कि जो संविधान और समस्याओं का समाधान है, तो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और ये चार जो है अदालतें हैं, यहाँ से लोगों को न्याय मिलते हैं और यहाँ रिप्रेजेंट। लेकिन इसकी जो की है, चाबी है, वोटर के पास है। तो पता ही चला कि रियल गॉड इज द वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग का जो असली भगवान है वो वोटर है, और वोटर के पास इसकी चाबी है, लेकिन वो पॉलिटिकली अनकॉन्शियसनेस है, बेहोश है। वो चाहे कोई पैसा दे बेहोश करे, गरीबी, लाचारी, बीमारी। 15 दिन बचता था तो हमारी बिरादरी को पौवा पिला के बेहोश कर दिया था, झुग्गा वालों को पौवा पिला के इन्हें बेहोश कर दिया जाता था। और इनका वोट लेकर फिर तो पौवा भर लोग जो थे वो पावर में आते थे, झुग्गा भर लोगों को पाँव में रखते थे। इन्होंने मैंने बताया कि भाई अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाया, ये तो गड़बड़ है, इनके वोटर जो है बेहोश रहेगा, तो उसके लिए तो क्या हो गया देश में, तो ऐसे तो सब उसमें हम भी जी रहे हैं उस व्यवस्था में, तो हम भी व्यवस्था के शिकार होंगे। वो तो शिकार हैं, हम लोग भी साथ में शिकार हैं। तो अगर इन्हें व्यवस्था का हिस्सेदार बनाना है, इनके पास हमें जाना होगा। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक एंड जो भी है एक विषयों के। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया कि भाई एकेडमिक शिक्षा जो जानता है पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन राजनीतिक शिक्षा नहीं है, उसे ऐतिहासिक ज्ञान नहीं है, उसे सामाजिक ज्ञान नहीं है, आर्थिक ज्ञान नहीं है कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, बजट क्या होता है। तो पता चला कि बजट के जो हिस्सेदार लोग हैं वो सबल है, बजट के शिकार लोग हैं निर्बल हैं। तो इनके लिए प्रोग्राम जब बनाया तो ये हुआ कि एक दूसरा प्रोग्राम बनाया, रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। वोटर के पास जाना होगा, उसे हमें होश में लाना होगा, और फिर उन्हें पढ़ाना होगा ठीक इस देश का लोकतंत्र क्या है, आप क्या हो क्या नहीं है, और दोस्त कौन है दुश्मन कौन है बताना होगा, और फिर सही जगह वोट उसे बताने के लिए डालना होगा। तो वोटर को हम लोगों ने स्वावलंबी बनाने के लिए इस तरीके का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया। तो पता चला कि गांव में देखा कि गांव की जो सभी जातियां जो गांव में रहती हैं वो एक तो पिछली सरकारों की नीति के गलत नीतियों के शिकार हैं, और इसलिए वो शिकार है, इसलिए निर्बल है। और वो जो नीति बनाने वाले जो पार्टियां बना के लखनऊ दिल्ली में आए, वो उस नीति के बहाने वो हिस्सेदार है, इसलिए सबल है। तो इनको भाई खड़ा किया गया। तो पता चला कि हम लोग आए 2017 में पहले चुनाव और पार्टी बनाया कि बिना पार्टी भाई वही कहा कि पॉलिटिकल बिना एवरी प्रॉब्लम सॉल्व द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी, बिना राजनीतिक दल बनाए काम नहीं हो सकता। तो 13 जनवरी 2013 को निषाद राज का किला एक इलाहाबाद में, कि कभी भगवान राम निषाद राज के पास गए थे, उन्हें गले लगाया और 2 राज्य चलता था, एक रावण राज एक राम राज। तो पता चला निषाद राज ने सेना दी, राम के पास कोई सेना थी नहीं, खाली हाथ गए थे। तो उन्होंने कहा भाई रावण राज खत्म करो, राम राज लाओ हर जगह। आया तो उस इतिहास को पढ़ने के बाद पता चला कि 3 किलोमीटर की किला है, वो भी टूटा हुआ है, 37 वर्ष पहले इसकी खुदाई हुई। तो पता चला ये झुग्गा रोड को जो पौवा पिला रहे हैं, तो ये तो एक गौरवशाली इतिहास है, ये तो निषाद राज के वंशज हैं, और ऐसे एक ऐतिहासिक रूप से इनका गौरवशाली इतिहास रहा है। आज वो बहुत डिप्रेस है, बहुत डोमिनेंट क्लास है। इन्हें कहा गया कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति जो होती है वो जो इतिहास होता है वो राजनीति की माँ होती है, और आंदोलन उसका बाप होता है। तो मैंने इतिहास इन्हें पढ़ाया और फिर आंदोलन शुरू किया कि भाई तुम्हारा संविधान में हिस्सा लिखा हुआ कि देश को जो अनुसूचित मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। एक सूची बनी है अनुसूचित की कि तुम्हारे पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, सबसे लड़ा, गुरिल्ला युद्ध किया और तुम्हें उजाड़ दिया कानून से। तो उसी बीच में हमें पता चला कानपुर में एक सती चौरा घाट है, और सती चौरा घाट पर हमारे अंग्रेजों को, हमारे मुगलों, हमारे साधुओं ने, मछुआरों ने 3000 अंग्रेजों को एक ही बार डुबो के मैं किताब लिखने लगा, निषाद वंश, निषादों का इतिहास, और महाराजा गुराज निषाद मेरे क्लब, फिर भारत की मूल संरचना रही, अब्दुल कलाम पर लिखा, और निषाद बांसुरी लिखी। फिर एक किताब आई कि भारत का असली मालिक कौन,
तो पता चला उसमें हमको लिखने में ढेर सारी चीजें इकट्ठा किया, आरक्षण के हकदार सबको। तो उसमें कानपुर के जर्नलिस्ट में जो अंग्रेजों के समान सत्ता था, तो उसमें पता चला एक सती चौरा घाट है और एक गंगा में आप देखेंगे कि लाइन लगी खींची 20 किलोमीटर बेटपुर से लेके कानपुर, उसे मैस्कर घाट कहते हैं, ये कत्लेआम घाट है। तो वहाँ 167 निषादों की फांसी हुई थी, वहाँ 3000 से ऊपर अंग्रेजों को लोगों को मारा था। तो बीबी घर था, हमारे निषादों की औरतों की जो विधवा हुई थी उन्हें बीबी घर में आग लगा दिया था। तो ढेर सारे चीजें इतिहास था हमारे, उसके वजह से उसमें स्टीफन नामक सांसद, इसने जो एक उसमें ब्लैक स्मिथ जो था सिपाही, वो कमांडर, वो बच गया था। तो महारानी विक्टोरिया को चिट्ठी लिखा कि हम यहाँ सड़क है नहीं, नदियां हैं, नदियों के रास्ते जाते हैं और नदियों के मालिक जो ये मछुआरे हैं ये इस समय हमें डुबो के मार रहे हैं, इस देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उन्होंने इतिहासकारों से लिखा है कि भाई इस देश का नाम आज इंडिया है और इससे पहले हिंदुस्तान था, फिर उससे पहले आर्य था, उससे पहले आर्यव्रत था, फिर तो पहले निषाद का नाम निषाद था। ये महाभारत और तमाम तो धार्मिक प्लेसों में लिखा हुआ है। इसलिए ये सबसे लड़ते हैं, हमसे भी लड़े, इन्हें कानून बना के उजाड़ो। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 12 अक्टूबर 1871 को एक डिबेट हुआ और उसमें स्टीफन नामक सांसद ने एक डिबेट किया कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वकील का बेटा वकील होता है, नेता का बेटा नेता होता है, और ये मछुआरे जो है ये बदमाश जातियां हैं, कतली जातियां हैं, चोर जातियां, ये अंग्रेजों को काट रहे हैं, इन्हें जन्मजात अपराधी घोषित किया जाए। अब वो कानून काला कानून हो गया, उसका नाम वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बना दिया और हमारे मछुआरों को उस समय पकड़ के बंद करने लगे। तो मछुआरों अपना नाम बदल दिया, तमाम 578 जातियों छुप छुप के रहने लगे। तो अंग्रेजों ने कहा यार मछुआरे कहाँ चले गए, तो लोगों ने कहा पता नहीं चला। कहा अच्छा उनकी औरतों के पेट में जो बच्चा होगा वो तो निषाद होगा, उसे पकड़ के लाओ। पहली माताओं की जेल बनी भारत में कि जिसमें हमारी माताओं को बंद किया गया और जेल में बच्चों को पैदा किया, उन्हें ताड़ा मार दी गई, बच्चों को जान से मारा गया। तो ये इतिहास मेरा गौरवशाली रहा है। उस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से हम प्रभावित हो गए। उसमें किताब लिखने में हमें मिला एक एंथासेमेन एंग्यार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949 पटेल जी ने जो लिखवाया था अपने अध्यक्षता में की। उसने रिपोर्ट लिखा कि ये जो मछुआ समुदाय है और इसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से जो प्रभावित जातियां हैं इनकी संख्या बहुत है और इन्होंने अंग्रेजों से लड़ा और इन्होंने कानून बना के उजाड़ दिया है। ये केवल इस देश की लड़ाई लड़ने के नाते जेलों में बनते उन्हें छोड़ दिया था और इनको विमुक्ति जनजाति के नाम से घोषित किया। वो काला कानून हटाया, इन्हें विमुक्ति जनजाति, इन्होंने उस काले कानून से विमुक्त किया गया। रिजर्वेशन इनका SC/ST में था, लेकिन अब इनके जो बंद थे 1947 में देश आजाद हो गए, लेकिन वो काला कानून नहीं हटा। वो 31 अगस्त 1952 5 साल 16 दिन हम गुलाम थे, हमारे लोग जेलों में बंद थे। और 5 साल में जो जातियां सदन में आ गई, जो जातियां व्यवस्था में आ गई, हीरो हो गई और इस देश को आजाद करने वाले 578 जातियों को जीरो बना दिया धरातल पर। तो मैंने इनको जगाया, मैंने इनको इतिहास पढ़ाया, किताबों से जगाया और जगाने के बाद इनको कहा भाई संविधान बना। संविधान में एक व्यवस्था दी गई है, अनुसूचित मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि ये जातियों का जो समूह है, लेदरमैन है, वाशरमैन है, फिशरमैन है और क्राफ्ट्समैन है, इनके एक 1961 में एक सेंसस मैनुअल 1961 एक बुक आई, एक मैनुअल आया गिनती करने की, क्योंकि 1951 में सरकार नहीं थी, इससे गिनती हुई नहीं थी। पहली गिनती भारत की 1961 में हुई। तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री के सदन की रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री की नोटिफिकेशन पर RGI ने, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने एक सभी राज्यों को, उत्तर प्रदेश को भी भेजा, सेंसस मैनुअल 1961 अपेंडिक्स F में भेजा कि कैसे किसकी गिनती की जाएगी। एक सूची भेजा, अनुसूचित जाति की एक सूची भेजा, उसके बीच में सिनोम्स लिख दिया कि ये जातियां पर्यायवाची जातियां हैं। जैसे पानी को नीर जल कहा जाता है, उसी तरीके से मझवार को केवट मल्लाह कहा जाएगा, मतलब केवट मल्लाह का पाएगा। तो पुतरा दक्षिणा मोची को चमार का मिलेगा, लेदरमैन का, रजत बैठा कनौजिया को वाशरमैन का मिलेगा, धोबी का। तो उसमें लिखा केवट मल्लाह को भी, फिशरमैन को मझवार को मिलेगा, लेकिन हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया गया, इसलिए इनको 1991 तक इन्हें मिलता था। लेकिन एक राजनीति में जो लोग फायदे में अनुसूचित जात में रहे या पिछड़ी जात में हमारा वोट लेने के लिए हमारे नाम को जो सिन्नोम थे उसको पिछड़ी में डाल दिया, मिलना बंद हो गया। पिछड़ी में अनुसूचित में नहीं मिला, पिछड़ी में भी नहीं जाएगा, ये रोड पर आ गए। तो इन्हें इकट्ठा किया, भाई देखो
कि आपके उस सूचना में लिखा होगा कि जिस तरीके से लेदरमैन का बेटा स्कूल में जाएगा, वहां से वजीफा पाएगा और उस वजीफे से पढ़ेगा लिखेगा और उस रिजर्वेशन का फायदा पाके डीएम, कलेक्टर, एसपी, आईजी बनेगा, अपने समाज के लिए कुछ लिखेगा। उसी तरीके से लेदरमैन, फिशरमैन का भी बेटे को मझवाट का सर्टिफिकेट मिलेगा और वो जाएगा और आरक्षण का लाभ पाएगा, अपने भी समाज के इतिहास के गौरवशाली इतिहास और गांव को बताएगा और अपने समाज को गौरवान्वित करके वो भी विकास की मुद्रा में लाएगा। इसके लिए आंदोलन शुरू हुआ 2000 सबसे कई बार जेल गए, सब कुछ किया। तो ये सब हमने किया। पिछली सरकार जिन्होंने हमें वोट दिया था, लेकिन जैसे मैं कई बार मैंने किया 7 जून 2015 को एक रेल ट्रैक आंदोलन कर रहा था कि उससे पहले भी मैंने कई आंदोलन किए, तो लेकिन हुआ कि नहीं दिल्ली में आवाज जानी चाहिए। तो उस समय गुर्जर आंदोलन चल रहा था राजस्थान में, तो 1 महीना से बैठे थे पटरी पर लोग और उस पटरी पर बैठे थे, लेकिन पटरी उटरी उखाड़ दिया था। हमने कहा लोगों से अपने कि भाई आप भी अपनी व्यवस्था अपनी आवाज को पहुंचाओ, तुम्हें मिलेगा। हमारे लोग उसमें बैठ गए, हमें भी जाना पड़ा और वहां जाने के बाद पता चला कि घंटे में गोली चला दिया, एक भाई मेरा मारा गया, 302 गोली हमें हो गए। ये अधिकारी देखिए राजनीति क्या होती है, कैसे दबाया जाता है। हमारे संगठन की 60 गाड़ियां फूंक दी गई, मेरा ही भाई मरा, पुलिस ने मारा, एविडेंस मेरे पास 156 दिन दाखिल किया, लेकिन 302 का मुलजिम हमें अपराधी बनाकर हमें घोषित किया। 300 तो हमें छुपना पड़ा 7 महीने। तो ये संगठन मेरा समाज और उग्र हो गया और उसकी वजह से ये हुआ कि नहीं अब इसे पार्टी बना दो, और चूंकि अब बाहर सड़क पर वकील वकालत करेगा तो इसी तरीके से फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे। अब सड़क का वकील न बनाओ, अब विधानसभा लोकसभा का वकील बनाओ। तो फिर जो है हमारे लोगों ने कहा नहीं पार्टी बनेगी, पार्टी बनाया। पार्टी बनाने के बाद पहला चुनाव लड़ा 2017 में और एक विधायक मेरे हुए और हम लोग हार गए, लेकिन एक बार भी वोट बैंक हमारा 7.25 लाख आया। उससे हमारे समाज के लोग मनोबल बढ़ा। सपा बसपा के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन छोड़ा कि भाई ये लोग अपनी संख्या से, एक सामाजिक न्याय मंत्रालय का एक रिपोर्ट था कि लेदरमैन अपनी संख्या से ज्यादा वोट ले रखा है और जो है मिल्कमैन भी अपनी संख्या से ज्यादा अपने दे रखा है और बाकी जातियां ऐसे घूम रही हैं। तो मैंने और जातियों के लोगों को बताया भाई ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो मैंने पॉलिटिकली पार्टी गठित की, इसका नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा रखा। पहले इसका नाम जनता जनार्दन रखा था, लेकिन मैं जेल में था, कुछ लोग इसका विरोध भी किए, तो जेल में पत्र गया भाई जनार्दन सर भगवान कृष्ण का नाम है इसलिए नहीं मिलेगा। तो दौड़ते रहे, विरोधियों ने बहुत इसमें हल्ला मचाया, ये पार्टी नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, वो करेंगे। क्योंकि 2014 में मैं अपने वोट को टेस्ट करने के लिए कुछ समर्थन किया था, 5 लोगों को बिना पार्टी की लड़ा दिया था। ऐसे में पार्टी रजिस्टर का एक सचिव मिले, उन्होंने कहा लंबा नाम रखो तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस लंबा नाम में मैंने लिखा निर्बल इंडियन शोषित हमारा नाम था। तो ये हमें मन में आया कि भाई जब हाथी बटन दबता है तो हाथी की सरकार आते ही हाथी वाले हीरो हो जाते हैं, उनके लोग नौकरियों में हर क्षेत्रों में नजर आते हैं और साइकिल बटन दबते उनके लोग उनके ट्रेडिशनल वोट आप सामने आ जाते हैं। तो ये क्यों नहीं इनके लिए एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया जाए कि ये भी भोजन भरी थाली दबाएं और इनके लोग भी अपनी संख्या के हिसाब से नौकरी हर क्षेत्र में नजर आए। इसलिए इसका नाम चूंकि जाति के नाम से रजिस्टर्ड हो नहीं सकता था, तो इसलिए इसका नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन 5 नाम दिया था, इसमें यही एक्सेप्ट हो गया। इसका 60 में निषाद हो गया, इसलिए इसको निषाद पार्टी कहते हैं और निषाद पार्टी को यहाँ तक लाया। मैं बधाई दूंगा मोदी जी को, बधाई दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, नड्डा साहब, अमित शाह जी को और धर्मेंद्र प्रधान जी को कि जिस तरीके से भगवान राम ने गले लगाया था और उस तरीके से बहुत तरीके से इन्होंने अपने गठन में गले लगाया। मैं फिर धन्यवाद दूंगा इनको कि जो समरसता आरएसएस की सोच है कि इस देश में राष्ट्रवाद हो और सभी जाति बंधन टूटे, सभी लोग दलित हो, पिछड़ा हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, एक जगह थाली में बैठ के खाएं। उस अभियान में हमें अवसर मिला और भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाकर हमें अवसर दिया सेवा को। जिस जाति का मैं संघर्ष कर रहा था उनको हक हिस्से के लिए, और उस जाति के लोग आज किस तरीके से गांव में हैं, क्या सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है, बहुत डोमिनेंट है, शिक्षा स्वास्थ्य में हर क्षेत्र पिछड़े हैं, इनके जीवन में हम सुधार ला सकें, विकास की मुख्यधारा में ला सकें, उसके लिए हमें आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि अपने 25 करोड़ की आबादी में जो टीम बनाई कैबिनेट में उसमें हमें एक जगह दिया, उसको मैं कोशिश करता हूँ कि क्षमता के अनुसार हम उसमें सफल करके। संजय निषाद जी, ऐसा कहा जाता है कि राम के लिए निषाद थे और भाजपा के लिए संजय निषाद है, इस पर क्या कुछ कहना है आपका?
देखिए, एक इतिहास रहा है और धरती कभी भगवान राम ने जब पैदा हुए तो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया और सबसे पहले निषाद राज ने कहा है भगवान आप मित्र थे, वो आगे भी रहोगे, लेकिन आप आज के अंदर आपके अंदर दिव्य शक्ति है। तो इसीलिए वहाँ के लोग उसे स्वर्ग नगरी कहते हैं और वहाँ भगवान राम के कदम पड़े, अपनी सेना से रावण राज खत्म किया और राम राज्य आए। तो मैं धन्य हूँ कि मैंने भी अपनी एक सेना बनाई और माननीय मोदी जी को, योगी जी को दिया कि भाई जो बचे राज्य हैं पूरे देश में राम राज है, इसके लिए हम अपनी सेना ने किया। और उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे आपने देखा होगा 2019 में सपा बसपा एक थी, फिर भी मैं मोदी के साथ खड़ा हुआ, एक ऐतिहासिक जीत दिया। 2022 में आपने देख लिया किस तरीके से हमारे मछुआ समुदाय के लोग वोट कमल दबाकर एनडीए की सरकार में, और हमें भी 15 सीटें दी। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि राम और निषाद राज के जो संबंध है उसे इन्होंने कायम किया। हमारे भी कैंडिडेटों को, निषाद पार्टी के भी कैंडिडेट जो थे उसको भी तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया, प्रसार किया, अपने पैनल को दिया, अपने बूथ कमेटियों को दिया, अपने जिले कमेटी को दिया, प्रदेश के प्रभारी बनाया और तन मन धन से हमारे भी कैंडिडेट को उसी हिसाब से जीतने के लिए प्रयास किया जैसे भारतीय जनता पार्टी। तो राम का संबंध और निषाद राज का संबंध उसे साबित करता है कि वो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, उनके पूरे टीम जो है, बंसल जी को मैं धन्यवाद दूंगा। उतना बड़ा प्रबंधन कोई नहीं कर सकता, उनका प्यार और स्नेह, मार्गदर्शन और सहयोग जो मिला उसके लिए आज यहाँ पहुँचा। धन्यवाद। बिल्कुल आज आपके राजनीतिक करियर की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा आपके जीवन के बारे में भी जानना चाहेंगे। बचपन कैसा रहा आपका? क्योंकि राजनीतिक बारे में तो सभी जानते हैं आपके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं बचपन जो है आपका, जो छात्र जीवन था, वो कहीं ना कहीं बहुत अहम माना जाता है। तो इसके बारे में क्या कुछ कहना, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको, और कैसे आपने सबसे बड़ी बात है सोचा कि अब राजनीति में आना है हमें? क्योंकि कोई सोच जो होती है वहां पर आ जाती है और तभी से लगता है कहीं ना कहीं कि अब राजनीति में उतरना है और जो ये चीजें चल रही है उन्हें कहीं ना कहीं बदलना है हमें। मैं तो अपने समाज को धन्यवाद दूंगा, अपने बुजुर्गों को कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी कि उन्होंने इतने दिल में अपनी जगह दी कि मैं इस लायक हुआ कि आज मेरे जीवन वृत्त पर आज क्वेश्चन पूछा रहा दुनिया में बताने की हकदार हूँ कि मेरा एक जन्म जो है मेरे जंगल के किनारे है और एक किनारे नदी, एक तरफ ताल है और बीच में गांव का नाम जंगल बब्बन है, टोटलिया उस गाँव टोली का नाम है। मेरे पिताजी सूबेदार थे, बाद में मेजर हुए और मैं दून कॉलेज में छोटे था, मैं गांव से छोटा था। तो मेरे पिता, मेरे चाचा जो हेड मास्टर थे, तो 5 किलोमीटर दूर इस प्राइमरी स्कूल हुआ जाता था। चाचा साइकिल से जाते थे, हम लोग पैदल जाते थे और पैदल इसलिए जाते थे गांव भर के बच्चे पढ़ सकें कि अगर उनको हम साइकिल से ले चले जाते तो गांव के लोग शिक्षा में छूट जाएंगे, हम भी पैदल जाते थे। और जमाना कुछ अलग ही था कि पानी बरसता था, हम लोग चलते हुए आते थे। उस समय जो पहाड़ा है गिनते हुए आते थे, इतना आवाज करते आते थे कि जो मेरे बड़े फादर और बड़ी माँ थे, जो बाबा थे, वो लोग खेतों में रहते थे तो दौड़ के आके मेरे नाती आ गया है उसे खाना चाहिए, तो दौड़ के आके खाना खाते थे। तो उस तरह से जंगल के उस नदी और उसके बीच से संघर्ष किया और पढ़े हम लोग। पढ़ने में पिताजी जमाने में 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मारते हुए इलाहाबाद सचिव उनको आया था और मैं भी, हम लोग भी पढ़ने में तेज थे। हम हाई स्कूल इंटर वहाँ पढ़े अपने क्षेत्रों में, कुछ जगहों पर कभी और गलतियाँ हुई तो दूसरे जगह भेज दिया गया। फिर हम इंटर कॉलेज PPगंज पढ़े थे, BSc किया, फिर मैं इलेक्ट्रोपैथी पढ़ने आ गया, PhD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोपैथी में स्टूडेंट से की। ये सारी चीज़ें शिक्षा लेने के बाद जब डिस्पेंसरी पर आया तो सोशल वर्क करता रहा हाई स्कूल से। तो हमारे यहाँ उसने जमुना निषाद हमारे मंत्री हुआ करते थे, बार बार हार जाते थे, तो हमारे वहाँ लड़ने भी गए थे, तो दूर के रिश्तेदार भी लगते थे। तो जमुना निषाद जब चुनाव लड़े तो बहुजन समाज पार्टी से लड़े और जीत गए। एक हमारे जाति की लड़की की इज्जत बचाने के चक्कर में उन्हें जेल में जाना पड़ा और बाद में जेल में के सलाखों 29 महीना रहे, बाद में बाहर 2 महीना रहे, फिर उनको रोड एक्सीडेंट में आना पड़ा। तो ये पता चला कि हमारे जितने भी नेता हैं उसमें बहुत हंगामा हुआ। तो फिर हम लोग भी गए, तो उनके पास जब वो बंद थे जेल में तो वो बीमार थे तो अस्पताल में भर्ती थे, अस्पताल में ही जेल
जेल अस्पताल में जेल बनाया गया था मेडिकल कॉलेज को। तो डिस्पेंसरी पर हम जब बंद करते थे शाम को, तो हम लोग शाम को उनके पास जाया करते थे। तो पूरा अपने संघर्ष और जितना तो उन्होंने निषाद राज के बारे में बताया कि निषाद राज का किला एक है इलाहाबाद में और इस तरीके का है और आपको वहाँ जाना चाहिए। चूंकि उससे पहले हम जब शक्ति मुक्ति महासंघ था तो उसमें हम लोग एक नारा जयज्योति जय भीम पे लगाते थे, ज्योतिबा फूले और अम्बेडकर का। तो चूंकि अम्बेडकरवादियों की वजह से वो जेल में चले गए थे, तो उन्होंने कहा भाई अम्बेडकरवादी हैं सब। उन्होंने बताया सारे नेता हम देखो इसी वजह से यहाँ बनते लीडरशिप करने की वजह से, क्योंकि हमारे पास झुआ हुआ वोट है, वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है और इतना वोट है कि इसकी वजह से नेता जब इसे जगा के किसी के बोरा दे देता है तो हिस्सा लेने के लिए उसे मार दिया जाता है या जेल में बंद कर दिया जाता है। तो तुम भी जगा रहे, तुम्हारा भी नंबर यही आएगा। पहले जाओ निषाद राज के किले को, निषाद राज के किले पर हम लोग गए तो पता चला कि जब हमने पता किया कि भाई देश में हमारे पास जो नेता है मैं से राजपूत है, निषाद निषाद फूलन देवी, सारे नेता हमारे तो मारे जा रहे हैं। इसीलिए मारे जा रहे हैं कि इतना वोट बैंक है कि इनका खुद का बैंक नहीं है कि अपने वोट को दूसरे के घर में रख रहे हैं और जब उसका काम चल रहा है तो इन्हें किल कर देता है। तो ये हुआ कि बैंक बनना चाहिए इस वोट का, वोट बैंक को बैंक में रखा जाए। तो जब पॉकेट में वोट रहेगा कोई मार देगा, काट लेगा, झोरे में रहेगा तो लाठी से मार देगा, बोरे में रहेगा तो गोली मार देगा। तो ये झगुआ भर को की वजह से ये नेता मारे गए। तो हमने कहा पहले इनको सेना बनाओ, एक बैंक बनाओ, वोट में डालो। एक मेरे मित्र थे डॉक्टर वही इलाइडाइज थे, तो मैंने उनसे कहा भाई मेरे जीवन की सुरक्षा कैसे हो सकती है, हम लीडरशिप उतार आप सब लोग कर रहे हम भी आ रहे हैं तो सारे लोग मारे जा रहे हैं, मेरा भी नंबर लग जाएगा, हम भी मारे जाएंगे। तो उन्होंने कहा देखो उन लोगों ने कोई उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त किया, संघर्षों का उत्तराधिकारी नियुक्त करो। कि भाई उन्होंने बताया कि भाई देखो 99% लोग राजनीति में फेल हो जाते हैं, 1% लोग पास हो जाते हैं और 1% लोग खतरे से खिलाड़ी होते हैं, इस तरीके झेलना पड़ता है। और 99 इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनके सोच में है कि भगत सिंह पैदा हो देश में लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो। और 1% लोग पास हो जाते हैं, उनकी सोच है नहीं भगत सिंह पैदा हो मेरे घर में पैदा हो, पहले मैं ही खुद कफन बांधूंगा, मेरा बेटा भी कफन बांधेगा। तो उन्होंने कहा अगर कफन बांधने के लिए पूरे घर भर के तुम लाओगे तो कोई तुम्हारे में मारा नहीं जाएगा, तुम्हारा एक उत्तराधिकारी कफन बांधने वाला पहले तैयार रहेगा भगत सिंह जैसे, इसलिए तुम्हारा जीवन बचेगा। तो हमने पूरे परिवार से बात की और सारी बातें बताया। तो बेटा मेरा एक इंजीनियर था, इंजीनियर था, तो किताबें जब लिखने लगा तो उसको भी लगा कि नहीं होना चाहिए। तो हमने अपने संघर्षों का परिवार लगाया, सबको कफन बंधवाया कि भाई मेरे बगल का पड़ोसी नहीं मारा जाए, मेरे मित्र नहीं मारा जाए, क्योंकि एक गोली लग गई थी, एक भाई मारा गया। तो अब हुआ कि अगला मेरा बेटा मारा जाएगा, जो भी करना, जो भी गोली लगेगी, जो भी खतरा मोल लेना मेरा परिवार का है, दूसरे बेटे की नहीं, अपने बेटे को तो हम कफन बांध के पीछे खड़े रहेंगे तो अपने समाज का हित होगा। तो समाज के मेरे सबके परिवार के हमारे लोगों ने कहा हम लोग साथ रहने के लिए तैयार है। तो उन्होंने कहा भाई खतरे से खेलना पड़ेगा, कहीं बेटा बन के नहीं अपने समाज का बेटा बन के साबित करोगे तब जाना जाएगा क्या। तो वो संघर्ष के लिए तैयार हुए, साथ में पूरे परिवार के लोग। हमने संघर्षों का परिवार इकट्ठा किया और धीरे धीरे हमने 2013 से सफर शुरू किया। 2014 में चुनाव लड़ा, 2015 में लड़ा, 2017 में लड़ा, 2018 में आपने देखा बस वापस 2017 में मर गई थी, उन्हें इकट्ठा किया। लेकिन कि भाई ये पिछड़े नुमाइंदगी करते हैं, ये अनुसूचित के दलितों की नुमाइंदगी करते हैं, चलो चला जाए, पता चला कि वो तो नुमाइंदगी नहीं करते, वो क्या 3000-4000 चंगू मंगू है, वही हीरो है, गांव की जनता जीरो है, चाहे हाथी आवे चाहे साइकिल आवे, उनसे कोई मतलब नहीं, उनके इर्द गिर्द रहने वाले हीरो हैं, उनको समाज से कुछ लेना नहीं। गांव में जाए तो अभी दलित दलदल में है, गांव के यादव भी अभी परेशान है। तो ये पता चला कि ये तो खाली नाम के पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले, कानून बनाने वाले नहीं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने वाले नहीं है, उनको नहीं है। तो धीरे धीरे इनको इकट्ठा किया और पार्टी को खड़ा किया और फिर उस अभियान में इस विचारधारा को हमने लाया कि भाई पॉलिटिकली सब लोगों को राजनीति का हिस्सेदार बनना पड़ेगा, सब लोगों को राजनीति करनी पड़ेगी, हमें सबको राजनीति को पढ़ाना पड़ेगा, सभी लोगों को जगाना पड़ेगा, सही जगह बटन दबाने के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो 2019 में माननीय मोदी जी आए, भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा किए, नेचुरल अलायंस हुआ कि भाई राम और भगवान राम और निषाद राज मिले थे, तो भगवान राम का मंदिर बन रहा, निषाद राज का भी किला बनेगा और सारी जातियों को असली में समाजवाद भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का धरातल पर लाभ देगा।
बिना भेदभाव के। आज के दिन स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा बहुत खराब है, सबसे ज्यादा गरीब है, जिसमें सबसे ज्यादा अनाज तो उन्हीं को दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा मकान उन्हीं को दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा जो है आयुष्मान भारत कार्ड उन्हीं को दिया जा रहा है। भले मुसलमान घृणा करे, लेकिन तो आज मोदी जी की नीति माननीय योगी आदित्यनाथ की तो बिना भेदभाव के सबके लिए है। गरीब सबसे ज्यादा निषाद हैं, उनको क्रिमिनल टाइप्स कानून बना के उजाड़ा गया है, और सारे जातियों ने मौका पाया तो उनको और दबा दिया और इनका हिस्सा लूट लिया। हमारे 1900 हमको कोई मिला नहीं, आरक्षण पर कब्जा हो गया, हमारे कोई एक IAS नहीं है, कोई एक PCS नहीं है, कोई मेरा कोई एक अधिकारी नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं। थाने में जाइए तो 5 दरोगा होंगे, 15 दरोगा होंगे, 5 हाथी के, 5 साइकिल के होंगे, 5 उनके, हमारा तो एक होमगार्ड भी नहीं है। तो कोई हम जाता कोई दूसरी उपेक्षित जाती हैं तो विभागों में ये देखता भाई कोई मेरा चपरासी मिल जाए तो उसके माध्यम से हम अपने हाकिम से कुछ बात सुन लें, तो पता चला ये तो बड़ी सोशल मिशन है, इतना इस तरीके से भेदभाव तो देखा नहीं। तो देखा कि मोदी जी बिना भेदभाव के पारदर्शिता होकर हर एक जाति हर धर्म के लिए है। तो इस तरीके की क्योंकि देखा जाता है कि व्यक्ति के पास 2 आंख होती है, लेकिन जो शासक वही है जिसके पास 1 आंख हो। लोकतंत्र कहता है 1 आंख से देखो, तो मोदी जी और माननीय योगी जी 1 आंख से सबके लिए एक समान कानून है, सबके लिए समान योजनाओं का लाभ है, सबके एक समान है, कोई न भेदभाव न। पहले क्या था, हमारे लोग जाते थे भर्ती होने तो नाम देखा कि फलाने सहानी है, एक ऊंचा मारा, सीना घटा दिया, बाहर कर दिया ना। आपने कितने भेदभाव, सारी भर्तियां उस समय कितना आप देखे होंगे कोर्ट कचहरी में लंबित हुआ करती थी। तो हमारे लोग तो ऐसे मान लिए थे कोई नहीं बनने वाला है, हम लोग कोई नेता नहीं है। आज कम से कम मोदी जी योगी के साथ हैं, बिना भेदभाव के सारे योजनाओं का धारा भर्ती में पारदर्शिता है, सभी जाति के लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है। तब सौभाग्य है कि आज के दिन में हम जिस क्षेत्र में मत्स्य क्षेत्र में है उसमें रोजगार के साधन बहुत अधिक है। बिल्कुल प्रोटीन युक्त साधन मतलब भोजन है। आज के दिन में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ विचार होते हैं, स्वस्थ व्यवहार होते हैं। तो उनके पास प्रोटीन की कमी थी, हमारे मस्तिष्क के बढ़ावे से प्रोटीन आ सकती है। और आज के दिन में इकोनॉमिक कमी है हमारे पास, इकोनॉमिक भी राजस्व। ये बाद में 3 काम होगा। चौथा भी काम है कि हमारा समाज एंगेज नहीं है, इसलिए वो तमाम कुरीतियों में परेशान है। खाली दिमाग है, शैतान का घर है, तो हम उन्हें छोटे छोटे रोजगार देके इंगेज कर सकते हैं। तो हम तो बहुत खुश हैं अपने मंत्रालय से कि विभागों का दौरा कर रहे हैं, भाई आप प्रचार प्रसार करो और जल्दी से सभी लोगों को इसमें, छोटे लोगों को भी बड़े लोगों को इसमें रोजगार के साधन जिसके पास दरवाजे जमीन हो वो भी मछली पाल सकता है, वो भी 10,000 महीना कमा सकता है, उसे भी हम 60% सब्सिडी देंगे। उसकी महिला जनरल को 40% है, महिला को हम 40-60% देते हैं, जिससे अब हमारी भी पार्टी का नाम निर्मल इंडियन शोषित हमारे मिला। तो महिलाएं अपना है, महिलाएं निर्बल मानी जाती है, तो हमारे यहाँ 60% सब्सिडी है। हम तो कह रहे हैं महिलाओं को आगे लाइए, हमारे यहाँ सब्सिडी ले जाइए, हम मदद करते 60%, हम लोन नहीं देते, हमने मदद करते 1 साल तक, इसका दे जाओ पैसा, एक्सलेट करो, अपने जीवन में सुधार करो हमसे। तो तभी उनका शिक्षण प्रशिक्षण सब विभागों का चल रहा है कि कैसे इसको धरातल पर लागू किया जाए, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश में आ जाए। और हम लोगों ने सोचा है कि इस उत्तर प्रदेश में अब मिनी आंध्रा बनाएंगे और यहाँ के लोगों को इस आत्मनिर्भर बनाकर छोड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेश के कोई मछली नहीं आएगी। उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम चला और उसे हाईटेक किया जाएगा। अभी जो रिपोर्ट मांगा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने जलाशय हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कितने निजी हैं, कितने सरकारी हैं, किस पर लोगों ने कब्जा कर रहा, कितने लोगों को मिला काम करने के लिए, कितने लोग अभी चाहते हैं, कितने पेंडिंग, ये सब चल रहा है। अब 1 महीने से स्पीड से काम। बिल्कुल। और रोल मॉडल की बात कर ले संजय निषाद जी, कहीं ना कहीं लोगों का एक रोल मॉडल होता है जिससे कोई ना कोई प्रेरणा लेते हैं हम और कुछ सीखने को मिलता है। आपका रोल मॉडल कौन रहा? देखिए, हमारे जितने महापुरुष रहे हैं जिन्होंने बिना राजनीति के आज दुनिया में का नाम है, कभी चुनाव ही नहीं लड़े, लेकिन आज के दिन में उनके फोटो दीवारों पर लगते हैं। तो मतलब राजनीति मतलब राजा नीति बनाते थे, प्रजा सुखी थी। अब बीच में पिछली सरकारी नीति बनाई, प्रजा कितनी दुखी थी। आज के दिन में नीति बनाने से है, तो नीति कौन बनाता, कैसे बनता, और नीति बनाने के लिए केंद्र है। तो राजनीति का मतलब होता है कि हम कैसे प्रजा को सुखी कर सकते हैं, और राजनीति लोकसभा, विधानसभा और मंत्री नीति बनती है। तो ऐसे में हम सभी महापुरुषों को अपना रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन मैं कांशीराम के साथ बहुत लंबे समय तक उनके इस विचारों से कि सोई हुई कौम को उन्होंने जगाया, उसे राजनीति सिखाया, उन्होंने प्रोग्राम बनाया सब, और उन्होंने इतिहास में एक जगह दिया। लेकिन कुछ उनके जो
पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि अम्बेडकर ने कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो पढ़े लिखे लोग जो है उनको धोखा दिया, और आज के दिन में जो उनका मिशन था कि सभी जाति, सभी के अंदर जो बैकवर्डनेस है, चाहे किसी बिरादरी का, वो उसको वो विकास की धारा में आ जाए। तो सामाजिक समरसता के लिए उनको अम्बेडकर के लिए, गांधी को है, मदन मोहन मालवीय का है, मैंने जो है आरएसएस के तौर पर पढ़ी, किस तरीके से इस देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो। आज के दिन में आरएसएस के जो हमारे जितने भी आरएसएस के जो हमारे प्रचारक हैं, जो पूर्व प्रचारक हैं, 24 घंटे अपना जीवन देते हैं, उन्होंने अपने जीवन को इस देश को राष्ट्रवाद के लिए, जो आज के दिन में संघ के लोग, एक बुद्ध ने कहा था संघम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि के शरण में जाओ, चाहे बुद्धों के शरण में जाओ, बुद्धों के शरण में जाओगे तो हिरासत में रहोगे, या बुद्धि के शरण में जाओगे विरासत में रहोगे। तो बुद्धि कहाँ मिलती है? संगठन में मिलती है, किताब में मिलती है, संगत से मिलती है, सिनेमा यूट्यूब से मिलती है, सबसे मिलती है। तो आज के दिन में हमने देखा कि हमने जो संगठन बनाया, जो हमने टीचिंग सिस्टम बनाया, हमारे यहाँ एक शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है, क्योंकि ट्रेंड आदमी जो होता है वो पटरी पर चलता है, ट्रेन पटरी पर चलती है, तो ट्रेंड आदमी भी पटरी पर चलता है, तो नई ट्रेन रहेगा वे पटरी हो जाएगा। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता, तो हमने कहा भाई बुद्धि के शरण में आओ, बुद्ध ने कहा संगम शरणम का संघ में आओ, धम्मम शरणम गच्छामि, एक जो है एक मार्ग पर आओ, एक मार्ग चलो जिस पर हम, मैंने कहा भाई किस मार्ग पर जाओगे? भाई अगर राजनीति का शिकार होना तो उस मार्ग पे जाओ, राजनीति का हिस्सेदार बनना तो इस मार्ग पे आओ। बुद्ध ने कहा ऐसा मार्ग चलो तुम्हारे जीवन में विकास हो, ऐसा मार्ग चलो कि दुनिया में सबको सुख मिले, ऐसा मार्ग अपनाओगे जिसमें सब देश में राष्ट्रवाद आ जाए, सभी जाति एक हो जाए। तो अब तीसरा का संगम, इसका बुद्धि के लिए शरण में और संघ में, धम्मम, ये दोनों तभी हो सकता है जब संघ में जाओगे। संगम शरणम गच्छामि, किसी संघ के शरण में जाओ। तो कहाँ संघ है? किसी पास तो संघ है नहीं, कांग्रेस सपा बसपा पास संघ है, संघ तो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में। तो हम संघ के शरण में हैं, हमने लोगों से बताया संघ के शरण में आओ, तो आपका जीवन एकदम व्यक्त सही हो जाएगा। और जो कल्पना होती थी, जो कल्पना पूरे हर जातियों की कल्पना है आरएसएस की, अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय होना चाहिए, जो अंतिम पद आता। अभी आपने देखा वो राम मंदिर हुआ, तो सबसे पहले दलितों के यहाँ प्रोग्राम लगाया गया, उनके सहयोग से बनेगा। उनके जीवन में आज के दिन में सब जगहों पर मोर्चा बना रहा, अनुसूचित मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जनजाति, सारे मोर्चे काम कर रहे हैं। किसी भी जाति के साथ भेदभाव में हो, उनको धीरे धीरे निश्चित रूप से कुछ कमियां हैं, धीरे धीरे सुधार होगा। पहले क्या था नहीं, लेकिन मेरे सामने आज जो संघ का काम है वो सलाह जो हमारे आज के दिन में जो कार्य चल रहे हैं वो बहुत ही, इसको धन्यवाद दूंगा कि जो मोदी जी की नीति रही है, ये भी प्रेरणा स्रोत रही। मोदी जी की नीति, अमित शाह जी का प्रबंधन और माननीय योगी आदित्यनाथ का जो सुशासन था, उसको जो जनता ने सराहा है, स्वीकार किया, दोबारा इन्हें फिर से बैठाया, उसे सुदृढ़ करना। तो मेरा जो प्रेरणा स्रोत रहा है, ये सारे बुक लाइब्रेरी मेरा काम पढ़ना थे, इसकी वजह से 13 किताबें लिखना, ये सब चीज़ रहा। और सबसे मेन संघर्ष सीखा मैं अपने नेताओं से, जो हमारे शहीद नेता थे, उनसे मैंने सीखा कि क्या क्या संघर्ष किया और समाज के लिए कहाँ हो गया। और पिताजी के साथ भी मैं बहुत रहा, तो देखा कि देश में किस तरीके से अपने राष्ट्र के प्रति अगल बगल की जो ताकतें हैं, कैसे देश को आगे दबाई रहती हैं, उस पर कितने शहीद होते हैं हमारे जवान। इस देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर पिताजी के साथ जाते थे, तो मेरे प्रेरणा रही, मतलब इस देश को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, कितना बंदूक चलाया जा सकता है। तो इसके लिए विचारधारा से पहले अपने देश को सुधारा जाए तो अगल बगल सुधर जाएगा। तो पहले इस देश में सामाजिक समरसता लाया जाए, देश में सबको एक जीवन में सुधार लाया जाए, तो हमारे प्रेरणा के स्रोत है सब। कहीं ना कहीं अब मछुआ समुदाय के जो लोग हैं, मसीहा माने जाते हैं, आप उनके आरक्षण की बात हमेशा आपने उठाई, और जब चुनाव हो रहे थे कहीं ना कहीं आपने ये भी कहा कि हम किसी भी पार्टी में पद के लिए नहीं, हम हमेशा से ही समाज के लिए काम करते आए हैं, और अगर हम जीतते हैं या फिर आगे बढ़ते भी हैं तो कहीं ना कहीं हम जो मछुआ समुदाय के लोग हैं उनके लिए आवाज उठाएंगे, उनके आरक्षण की बात भी हमेशा से आपने की। हालांकि अब तो आप सरकार में शामिल भी हो गए, तो क्या लगता है अब किस तरीके से बात रखी जाएगी आपकी, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे इसके साथ?
देखिए, जो बात सही है वो सब जानते हैं, बिल्कुल, और जो जानते हैं वो सही नहीं है। उसके लिए मैंने अपना किताब लिखा है, आरक्षण के हकदार सबसे पहले ये लोग। संविधान से अवसर एक आरक्षण एक अवसर प्रदान करता है विकास के निर्धारण में। उन्हें कैसा संविधान का आरक्षण एक है। हम लोगों से कहा बैमान वाला चाहिए, एक संविधान वाला चाहिए। आज के दिन में दलित का बेटा, दलित की जमीन, दलित की बेटी नेता से नहीं सुरक्षित है। संविधान की उस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्डों से, उसे देश का कानून उसकी सुरक्षा देता है। उसे कोई रेल नहीं बोल पाएगा, उसकी कोई जमीन कब्जा नहीं कर पाएगा, उसकी नौकरी पर रिजर्व है, उसको कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है उसे। तो हम कहते हैं कि हमारे जो आज के दिन में देश को आजाद कराने के बाद ही तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना। तो हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराया और इस देश के संविधान के निर्माण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि अम्बेडकर साहब को हार गए थे अपने कचौर का, अपने ही खुद के चेहरे से हार गए थे। और वो रामचंद्र निषाद थे लखनऊ के, वो भी एडवोकेट थे, दोनों तीन एक एडवोकेट थे। जो है डॉक्टर जोगेंद्र मंगल जो प्रधानमंत्री थे बांग्लादेश के, उस समय मुस्लिम लीग और कृषक पार्टी दोनों समझौता थे। तो कृषक पार्टी के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर जोगेंद्र मंगल निषाद को कहा जाता है। तो उन्होंने अपनी सीट को छोड़कर अम्बेडकर जी को भेजा था संविधान सभा में कि संविधान में। लेकिन क्या विसंगति हुई कि देश को आजाद कराने वाले जातियों के लिए संविधान में एक लाइन नहीं लिखा गया। आज के वो लिखा जाना चाहिए ना, जिन लोगों के खिलाफ अंग्रेजों ने क्रिमिनल काज घोषित किया उनको भी विकास की धारा में लाना चाहिए ना। किन कारणों से नहीं लिखा गया अलग मामला, लेकिन लिखा गया लेबर मैन, फिशर मैन, वाशर मैन। तो उसमें जब संविधान में हमारे समाज को जगह दी गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, राष्ट्रपति ने लिखा कि केवट मल्ला मझवार है, उत्तरा दक्षिणा मोची लेदरमैन चमन, उत्तरा धोबी जो है रजक बरेठा धोबी है, कन्नौजिया ये धोबी है, वासरमैन है, प्रजापति कुम्हार ये जो है ये शिल्पकार है। तो मेरी गिनती 1961 तक होती थी, अब वो पिछड़े में डाल दिए गए। तो मैंने किताब जब लिख के बताया इनको, लेकिन बीच में क्या है लोगों ने इसको गुमराह, हम ऑलरेडी शामिल हैं, हम ऑलरेडी मझवार नाम से, मझवार, गांव, तुरैया, खरवार, बिल्लार, खड़ोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में शामिल है। 66 समूह है, लेकिन 66 समूहों का सामाजिक न्याय मंत्रालय कहता है एक समूह लेदरमैन का खाता है, उसकी संख्या कम है, अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा कब्जा कर रहे हैं। तो मैंने जगाया कि भाई संविधान में तुम्हारी जगह है, और दूसरी हम ऑलरेडी इंक्लूड हैं, और हमारा मामला एक्सप्लेनेशन का है, मतलब हमें एक्सप्लेन कर दिया जाए। और जो सरकारें हैं जो हमारा वोट लेने के लिए हमें गुमराह करती रहे पिछली सरकारें कि हम शामिल कराएंगे, तो हम कहते नहीं हम शामिल हैं, हमें मिलना चाहिए, हमारा प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। तो मैं बार बार ज्ञापन देता था कि हम सेंसस मैनुअल 1961 में राष्ट्रपति द्वारा नोटिफिकेटेड है। एक बार जब राष्ट्रपति ने हमें कह दिया कि तुम केवट मल्ला मझवार हो, तो मेरा नाम केवट मल्ला पिछड़ी में डालना है गैर संवैधानिक है। राष्ट्रपति से बड़ा कौन हो सकता है, ये हमारा नाम पिछड़ी में डालना संविधान से बाहर है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मेरे साथ अन्याय है। उससे मैं लेता रहा, बोलता रहा। अभी मैं धन्यवाद दूंगा अमित शाह जी को, धन्यवाद माननीय योगी आदित्यनाथ को। इन्होंने 20 सितंबर को यहाँ से एक लेटर भेजा चुनाव से पहले। हम कहते रहे भाई हमारा मामला आरजीआई से पूछ ले रहे, मैं जो कहता हूँ सही है कि नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरजीआई को लिखा कि डॉक्टर संजय जो कह रहा हो क्या है, सही है। मैंने कहा भी कि इस फाइल को मुकुल वासनी और शैलजा ने गायब करा दिया के मंत्रालय से, वहाँ जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है दिल्ली का। मैंने उनके खिलाफ नई दिल्ली संसद भवन मार्ग नई दिल्ली थाने मुकदमा लिखा रखा दोनों मंत्रियों के खिलाफ। तो इसको माना, हमने कहा भाई लिखा। आरजीआई ने 18 जनवरी 2022 को अभी ये माना पहली बार कि उसने लिखा कि डॉक्टर संजय ने कहा है कि केवट मल्ला मझवार की पर्यायवाची जाति हैं, और हमारे सेंसस मैनुअल 1960 में जो उत्तर प्रदेश की अपेंडिक्स एफ है जो प्रिंटेड है, जो हमारे यहाँ गिनती करने का जो रिकॉर्ड है, उसमें ये मझवार के पर्यायवाची जातियों के नाम से हमारे यहाँ सूचीबद्ध है। लेकिन हमारे यहाँ प्रमाण पत्र जारी करने का हमारा अधिकार नहीं, मेरा नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है। तो उसने 18 जनवरी को सामाजिक न्याय मंत्रालय को लेटर लिख दिया कि इसको निर्देश किया जाए उत्तर प्रदेश सरकार को। तो मेरा समाज सब सही समझ रहा है कि नहीं, हम संविधान का लागू कराने की जिम्मेदारी सरकार के धीरे धीरे हुआ। तो उस समय आचार संहिता लगा था, तो हो नहीं सकता था चुनाव लड़। देखो चुनाव खत्म हुआ, खत्म होते में माने
अमित शाह जी के पास गया और इस बात को कहने के लिए भाई समाज मैं संवैधानिक हक चाहता है और जो आपने के मंत्रालय में आया समय आने पर उसे जांच कराकर उसे लागू करें। तो निश्चित रूप से हमारा समाज चाहता है कि हमें बेईमान वाला आरक्षण नहीं चाहिए, हमें बेईमान वाला नहीं संविधान वाला आरक्षण चाहिए। इसलिए वो इंतजार कर रहा। मैं उनका वकील हूँ। प्रमाणिक दस्तावेज मैंने अगर इकट्ठा किया है तो उनको प्रमाण पत्र भी नहीं दिलाऊंगा। लेकिन कई बार संजय शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की और कई बार ये जिक्र भी किया, सपा की बात हो चाहे बसपा की हो, कि कहीं ना कहीं परिवारवाद और जातिवाद के जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं ये लोग, कई बार कहा भी कि जो छोटी जाति के लोग हैं उनको हम शामिल करेंगे, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद ये लोग मुकर जाते हैं इस चीज से। देखिए, दोष उन नेताओं की है जिन लोगों ने सही बात मैंने बताया, जो बातें सही है वो जानते नहीं, जो सही है वो जानते नहीं है, जो जानते वो सही नहीं। इन्हें पढ़ना चाहिए, इन्हें दिल्ली की सेंसस मैनुअल 1961 पढ़ना चाहिए, उन्हें संविधान पढ़ना चाहिए कि उसमें किस नाम से मजबा हुआ और मजवार तुरैया, ये मजवार कौन है, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना। हम एक बार जब लिख दिया राष्ट्रपति ने, कोई किसी के लिए एक ही बार नोटिफिकेशन होता है, बार बार नहीं करना है। तो हमारे लोग जो छोटे नेता उन्हें गुमराह करके जो पार्टियां हैं शामिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम शामिल करेंगे, उन्होंने कहा कि हम इनकी मन की समस्याओं के समाधान करेंगे। तो मेरा समस्या समाधान क्या है कि अब वो परीक्षण हो रहा है, वो सिस्टम है और निश्चित रूप से जरूरत पड़ेगा तो वादा किया है, जरूरत पड़ेगा तो हम मंत्रालय से करें, जरूरत पड़े तो कैबिनेट में लेके जाएंगे। हमें समय दो और समय जब 70 साल हमने दूसरे को दे दिया है, 70 भाई भारतीय जनता पार्टी जो कहती जरूर करती है, धारा 370 खत्म करने के लिए कहा, 70 नेता उनके मारे गए, लेकिन उन्होंने कहा करके रहेंगे, सपना हमारा एक नेशन वन झंडा उन सब। धारा 370 खत्म कहा था, राम मंदिर बनाएंगे बिना खून खराबे के। भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं आया, मैं गौरवान्वित हूँ कि राम मंदिर बन रहा। तो ये जो कहती भारतीय जनता पार्टी करती है वो समय आएगा, उनको समय देना उससे मेरा तो हमारा समाज पूरा समय दे रहा है। आज प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, आज कॉन्स्टिट्यूशन से गार्ड है, आज के दिन में सभी अधिकारी कर्मचारी सम्मान देते हैं सभी जातियों को। अभी मैं दलित बस्ती में गया था, अभी मैं वाड़ी बनाया हूँ आजमगढ़ का, तो जो वहाँ गया तो सारी जाति हमारे पास 100-200 आते, सभी जाति के लोग आते हैं और 200-250-500 भी किसी दिन हो जाते हैं। वो लोग आते हैं, चिट्ठी बनती है और अधिकारी काम सुना। तो आज के दिन में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड उन्हें दे रहा हूँ, सुरक्षा दे रहा हूँ, न्याय दिला रहा हूँ, तो हो रहा आरक्षण भी उन्हें मिल जाएगा। निश्चित ही ये छोटे भैया जो नेता हैं वो ये जो पार्टियां हैं जैसे सपा है बसपा है, ये शामिल करेंगे के नाम पर गुमराह करते हैं। लेकिन सब इनके सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही थी, इनके सहयोग से 30 साल कांग्रेस की सरकार चली, तो कभी तो इन्होंने कांग्रेस पर ऊपर दबाव नहीं बनाया कि इनका जो संवैधानिक मैटर उन्हें हल कर दिया जाए। बल्कि देख लीजिए, जब विशंबर जी आवाज उठाते हैं सदन में कि हमारा आरक्षण लागू हो जाए, सदन में राज्यसभा में, तो समाजवादी पार्टी के सारे सांसद वॉकआउट कर देते हैं। मतलब सदन में जहां लिखा जाता है वहां विरोध करते हैं और यहाँ कहते हैं हम देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी हमारे आरक्षण का विरोध नहीं किया, कभी भारतीय जनता पार्टी या कोई सवर्ण भाई हमारे खिलाफ नहीं गया। कहो अम्बेडकर वादियों ने हमारी स्टे लेते हैं, हाथी वाले स्टे लेते हैं, तो हाथी वाले स्टे लिए तो अपने को हीरो समझ रहे थे, हमें जीरो कर रहे थे। और देख लीजिए इस चुनाव में क्या हो गए, जीरो हो गए। और हमारा समाज कितना है, हमारी पार्टी। लेकिन आपका समाज ऐसे ही संजय शाह जी आगे बढ़ा, कहीं ना कहीं आपके कुछ करीबी भी थे जो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं भाजपा की बड़ी कृपा जो है वो कहीं ना कहीं संजय निषाद का गलत है, क्योंकि एक बेटा विधायक हो गया, भाजपा के टिकट से एक सांसद हो गया। तो क्या कुछ कह रहा है कि कहीं ना कहीं टिप्पणी जो करने की लोग डाल रहे हैं लगातार, की जो भाजपा की कृपा है लगातार कहीं ना कहीं निषाद पार्टी में बरसती नजर आ रही है उनको। देखिए, ऐसा आदमी के अंदर कहते हैं कि जैसी जिसकी भावना होती है वैसे वो मुहूर्त देखता है, उनकी भावना कैसी है। हमारा परिवार संघर्षों का परिवार रहा है। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव कमेटी है, पार्टी सिस्टम है तभी हम सफल हैं। सिस्टम से चलता हमारे प्रदेश कमेटी, हमारी राष्ट्रीय कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी वो निर्णय लेती है कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। किसी भी चुनाव लड़ने के लिए पर्सनालिटी की आवश्यकता है, पब्लिसिटी की आवश्यकता है, पोजीशन की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है पार्टी में। तो इस तरीके से वोट, इस तरीके से वोट से जीत होती है। हम लड़ना और जीतना दोनों आम है। हमारा समाज लड़ के मरता रहा, पार्टियां हमारे लोगों को लड़ा के खत्म कर दी। आप देखो सपा ने ऐसी जगह सीट दे दी, मानिए देख लो कि हमारे शंकरलाल माझी थे, मंत्री थे,
और उनको जिस जगह से मंत्री थे, जीते थे, उस जगह से नहीं लड़ाया, भेज दिया जलालपुर, हार गए। फिर अभी परिंदा भेज दिया, जमानत जब्त हो गया। तो क्या कर रहे हैं, लड़ा के उन्हें जिंदा कर मार रहे हैं। लेकिन आज के दिन में हमारा कम्युनिटी ने निर्णय लिया कि हमें वकील चाहिए, हमें राज्यसभा में वकील चाहिए, मेरा एक है, हमारे लोकसभा में वकील चाहिए, इंजीनियर पुण्य साथ है, विधानसभा में विधान परिषद में वकील चाहिए तो डॉक्टर संजय को भेज दिया। मेरे उत्कृष्ट कार्यों से, मेरे चुनाव लड़ने से नहीं, 13 किताबें लिखा, उत्कृष्ट कार्यों से राज्यपाल ने लिखा। वहां कोई वोट नहीं चुना है, वोट से नहीं है कि कोई वोट दे दिया, राज्यपाल ने लिखा, उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर डॉक्टर संजय को मनोनीत। मैं 403 विधानसभाओं का एमएलसी हूँ, एक विधानसभा एक जिले का नहीं है, मैं 403 उत्कृष्ट कार्यों का, उत्कृष्ट कार्य क्या समाज को लगाया है। इनके ऊपर एक गौरवशाली इतिहास था, निषाद राज का। इन्हें बहुआ पिला के, इनको त्योटा मलनावा कहते थे, इन्हें बंद कर देते थे, इन्हें एक कोई विभाग इनको ऐसा समझता था कि इनको लोन न दो, इनकी बात मतलब, ये सारी चीजें थे जो परिवार। तो जीतने के लिए हमारी स्क्रूटनी कमेटी तय करती है कि कौन जीतेगा। तो जीतने के लिए मेरे परिवार के लोग जो पहले से एक्सपीरियंस होंगे, कैसा वकील आप रखेंगे, पढ़ने वाला कि जो वकील पढ़ के एक्सपीरियंस लिया हो, कैसे पायलट रखेंगे जो एक्सपीरियंस हो, कैसे ड्राइवर रखेंगे जो एक्सपीरियंस हो। तो मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी मानती है कि शुरू से आज के दिन में जब से पार्टी शुरू हुई है तो परिवार से शुरू हुई है, तो परिवार के लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं, पहले इनको आगे करो, फिर हम लोगों का नंबर आएगा। तो मेरे 3 बेटे, एक डॉक्टर है, एक विधायक है, अब हमारे लोग नंबर लगेगा। अभी तो एक ही सीट थी ना, एक सीट थी तो एमपी लोग है, एक सीट विधायक हमने 3, अभी हमारे ऊपर क्यों करते हैं। अभी हमने और भी साथ लड़ाया, हमने मधुबन लड़ाया, बिंद लड़ाया, मैंने मल्ला लड़ाया, तो क्या नाम है, इलाहाबाद में लड़ाया। कैसे कह सकते हैं कि हमने केवल अपने परिवार में लड़ाया। हमने ब्राह्मण लड़ाया, मैंने ठाकुर लड़ाया, राय लड़ाया, धोबी लड़ाया, पासवान लड़ाया, चौहान लड़ाया, 30-40 महिला लड़ाया हूँ। तो हमने 15 सीटों में क्या समरसता चाहते हैं सबके। तो उनके पास वही है कि कुछ लोगों को है कि मक्खी की तरह गंदी सी जगह दिखती है और बाकी सुंदर जगह नहीं दिखती है। तो उनकी नजरिए का फेर है। आज के दिन में पूरे देश के लोग हमारे परिवार को संघर्षों का परिवार मानते हैं। सब लोगों ने मान रखा है कि डॉक्टर संजय का जो बेटा है ये भगत सिंह बन के आया है। पहले रोड पर बैठना है परिवार साथ, ऐसा नहीं कि मेरी बीवी एसी में रहेगी और गरीब की औरत जो है सड़क पर आएगी। हम पूरे परिवार के साथ सड़क पर बैठते हैं, बहने भाई सब। मेरा परिवार पहले रेल पर बैठता, मेरा परिवार पहले सड़क पर आता, तब कोई दूसरा रहता। तो मेरा वो कमेटी, मेरा संगठन, मेरा समाज जान रहा है। हमने भी आपका बयान सुना था जिसमें कहा था कि शहीद अगर होगा तो वो पहले मेरा परिवार शहीद होगा। तो हम भाई क्यों दूसरे के बेटे को शहीद करें। एक बार तो गलती हो चुकी है, अब हम अपने बेटे को शहीद करें। क्योंकि इतिहास रहा है कि निषादों में जो आता है और पढ़ता है और समाज के लिए अगुवाई करने लगता है, वो महर्षि रात को दंगरा हमारा निषाद बुलंदे भी सारे नेता हैं, दर्जनों नेता है हमारे। तो हम नहीं चाहते कोई नेता मारा जाए। अगर मारा जाए तो मेरा बेटा मारा जाए, शहीद हो तो मेरा बेटा शहीद हो, जिससे हमें तसल्ली रहे कि ठीक है मेरा खून जो है अपने समाज के ये तो फिर अच्छा। उसके बाद दूसरे लोग आ रहे हैं और सारे संतुष्ट, पार्टी के लोग संतुष्ट है। ये वो है जो हताशा के शिकार है, जो मेरे हाथी बटन पंजा बटन छूना बंद कर दिया, पंजा मर गई। साइकिल छूना बंद कर दिया, देखिए साइकिल कहाँ चली गई। हाथी छूना बंद कर दिया, कहाँ चली गया। कमल छू दिया तो कहाँ हो। तो मेरे समाज के लोग उसको छूना बंद कर दिया है। तो वो जो मर रहे हैं उनकी आवाज तो ऐसे रहेगी, उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलेंगे कि इनके समाज के लोग गुमराह हो जाए, फिर डॉक्टर संजय का साथ छोड़ दें। हमारा काम है कि मैं लीडर भी हूँ, टीचर भी हूँ। मैंने 13 किताबें लिखी, मेरे में उत्कृष्ट कार्य है, मैंने काम किया, संघर्ष किया है। मैं जेल गया हूँ। कोई लीडर आवे जेल जाए, 7 महीने रहे मेरे समाज के लिए, मैं उसको आगे करने की हम तो तलाश रहे हैं। पूरे कई राज्यों में ढूंढ रहे हैं कि कोई डॉक्टर संजय मिल जाए। तो मैं टीचिंग करके अपने पार्टी में डॉक्टर संजय और इंजीनियर प्रवीण सरवन बनाकर आगे करा रहा हूँ। आप देखे होंगे सारे हमारे अभी 18 मंडल प्रभारी घोषित हुए हैं कि जाओ ट्रेनिंग करो, जाओ ट्रेन हो जाओ। हम हैं, जब तक सीख लो आगे आओ, हम तुम्हें अवसर देते हैं। विधानसभा में आते हैं, विधान परिषद में लाएंगे, बोर्ड अध्यक्ष बनाएंगे। अभी हमने इनको अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे लाने के लिए अभी मैं अमित शाह से, माननीय योगी आदित्यनाथ से मिल के आया हूँ कि हमारे जो कार्यकर्ता उन्हें बनाया जाए, उन्हें अवसर दिया जाए। निश्चित रूप से हमें भागीदारी चाहिए, राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, वो 12 आदमी मेरे कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल, अब तो आपकी पार्टी ऐसा निषाद जी आ गई है पूरी तरीके से। लेकिन अब जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में, एक्सपोर्टेशन पर थोड़ा बात कर लेते हैं।
एक्सपोर्टेशन पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और मछली विभाग जो है कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि जिस तरीके से मछली का जो एक्सपोर्ट है वो राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी होता है, तो इसमें आपका मंत्रालय जो है किस तरीके से काम करेगा आगे? देखिए, मैं इस धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, अमित शाह जी को कि इस केंद्र में कृषि मंत्रालय के अंदर अधीन है और जीडीपी को मेरा होता था और कृषि मंत्रालय से उन्हें ज्यादा कुछ नहीं होता और केंद्र में उन्होंने मंत्रालय रख दिया, कृषि मंत्रालय से मत्स्य मंत्रालय रख दिया और मत्स्य मंत्री बनाए, अलग से विभाग बनाए और अलग से 20,000 करोड़ रुपए बजट दिया और इसके लिए फ्री का बीमा दिया निषादों मछुआरों को कि इनको कुछ हो जाता नहीं, सैकड़ों 5 लाख रुपए दो, डिसेबिलिटी हो जाती 2.5 लाख दे दो, 25,000 उनके मतलब भर्ती होते थे। लेकिन वही काम है ना कि ये जो पहली पिछली सरकारें थी कि ये जो तुम लोगों को अंदर अपनी भर्ती कर रखी है, उन कर्मचारी उनके अंदर से आती साइकिल बन जाए जो है और ऊपर से कमल है, तो उनकी कुछ सोच वाले अधिकारी हैं जो इसको लागू नहीं होते थे। तो अभी उसे धरातल पर लाने के लिए कि हम 60% सब्सिडी है, हमारे पास सब कुछ है, तो इसको अभी हम लोगों ने तय किया। माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जब उन्होंने कैबिनेट में जगह दी और मैंने उनसे आशीर्वाद लेने का निर्देश किया तो उन्होंने सुझाव लेने उन्होंने निर्देश जारी किया और सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में जो बाहर से मछलियाँ आती हैं वो गुणवत्ता उनकी खराब हो जाती है, ऐसी दशा में और हम इतना उत्पादन करें कि हम दूसरे प्रदेशों को खिलाने लायक हो जाए और इसे हाई टेक किया जाए। तो मैंने अधिकारियों की बैठक की, 29 बिंदु आए, उसमें 5 बिंदु ऐसे आए जो नीतिगत फैसले हैं और उसमें लगभग सभी बिंदुओं पर चर्चा चली, अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए, हर हफ्ते बैठक होती है, हर हफ्ते उस पर काम हो रहा और धीरे धीरे आपने देखा होगा 15 दिन के अंदर इस विभाग को लोग जान गए, लोग जान नहीं पाते थे। हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर है, आपने केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र यहाँ है तेलीबाग में, हमारा फेडरेशन है, निगम है, हमारे पास लैब है, हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर, हमारे पास आधे कर्मचारी रिटायर्ड हो गए, उनकी जगह भरा नहीं गया, उसके लिए आउटसोर्सिंग से चल रहा। हाई टेक करने के लिए हम एक्सपर्ट हायर कर रहे हैं और इनके लिए हम NFDB को लिखा भी है। तो हम दुनिया में जो इस मत्स्य के बढ़ावे में जो हो सकता है उस टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट करने के लिए और इनको विकास इनके जीवन में सुधार हो जाए उसके लिए हम रिपोर्ट मांगे हैं कि 0.2 हेक्टेयर से नीचे के पोखरे नीलाम नहीं होते, लेकिन अभी उनको भी देना है। 0.2 से कितने पोखरे सरकारी हैं, कितने हमारे विभाग के हैं, कितने विवादित हैं, कितने लोग उठे हैं, कितना खाली पड़ा हुआ करना अनयूजुअल है उसे सही करना, ये सारे रिकॉर्ड अब मंगाए जा रहे हैं और धीरे धीरे इस पर काम हो रहा और स्पेशल एक पायलट प्रोजेक्ट बन रहा है कि जिसमें इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधार हो जाए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें विदेशों से भी विदेशी तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा और हम लोग चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश से जैसे मछली आते हैं वैसे उसका कल एक प्रोग्राम है कि पहला 100 दिन के अंदर है कि रिवर रंचिंग की जाएगी, नदियों में मछली डाला जाएगा, लेकिन उसका स्पेशल एक गाइडलाइन आया है कि जिस नदी में डालना होगा उस नदी के ही ब्रूडर से मछली के बच्चे को डाला जाएगा। ये बड़ा कठिन समस्या था कि हम कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए हमारे यहाँ अभी रिसर्च सेंटर जो यहाँ है उन लोगों ने सभी घाघरा से, गंगा से और यमुना से सब नदियों के ब्रूडर लाके मछली बड़े बड़े रखे हैं और उसमें अब जैसे आदमी का आधार कार्ड होता है, कोड होता है, वैसे ही उस मछली का भी आधार कार्ड है और उसके अंदर गन से चिप फिट है अंदर और उसके बाद एक निकालने के बाद चेक होता है, मशीन बता देती है सेंसर की वो कोड है, कोड डालते कितना वजन है, किस नदी की मछली है वो आ जाता है, उस ब्रूडर से निकाल कर उस नदी में डाला जाता है। तो अगर हम मछली का आधार कार्ड कर सकते हैं तो ये चीज एक बहुत टेक्निकल है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना हमारा विभाग में एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो इस गरीब इसमें हम लोग चाहते हैं कि रोजगार के साधन पड़े, तो जो बेरोजगार है पहले उन्हें ट्रेनिंग करने के लिए बुला रहा है, उसके लिए ऐप हमारे पास उत्तर प्रदेश फिश फार्म ऐप है, हमारे पास फिशरी डिपार्टमेंट का ऐप है। तो ये सारे ऐप से हम लोग बैंकों से भी इनको कलेक्ट कर रहे हैं। फिशरीज क्रेडिट कार्ड है कि फिशरमैन अगर क्रेडिट कार्ड लेता है और 1 साल के अंदर 1,60,000 पाता है और वो अगर 1 साल के अंदर टर्नओवर करके दे दे तो इनको % ब्याज नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री का रूल से काम करेगा, 60% में सब्सिडी देते हैं, उनके लिए हम हमेशा मदद के लिए तैयार हैं। तो ढेर सारी योजनाएं हैं हमारे पास। उत्तर प्रदेश में लगभग 28 प्रकार की योजनाएं हैं, उस योजनाओं के माध्यम से हम विकास करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।
लेकिन संजय निषाद जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से आप हमेशा आरक्षण की बात करते आए हैं और जो मछुआ समुदाय के लोग हैं उनके बारे में बात करते आए हैं, कहना साफ तौर पर आपका यही था कि जब भी जीतेंगे चुनाव कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए देंगे, कोई बड़े पद की इच्छा आपने नहीं जताई। लेकिन आगे चल के क्या लगता है किस तरीके से अपनी इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? अभी भी क्या आप आगे बढ़ाने की बात रखेंगे या फिर एक बड़े पद की जो चाह है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? तो देखिए, अभी आज के दिन में हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए कोई काम करते हैं, क्योंकि ये सौभाग्यशाली है कि हमें अवसर दिया गया कि हम साबित करें कि इसके लिए संघर्ष करें। हम लोग पद प्रतिष्ठा नहीं, हम उस सिद्धांत के लिए कि बिजली प्रावधान पर हो, हम इसके लिए देख के आए हैं। जिनके घरों में रात में हम सो के आए हैं, जो 7 महीने हम लोग जंगलों में थे, 302 मिलियन मिलाए गए थे, उसके लिए हम उनको देख के आए, वादा करके आए। हमारे लिए वो प्राथमिकता है, हम सेवा भाव से, श्रद्धा भाव से हम उनको जीवन में सुधार कर सके, वही हमारे लिए अवसर, वही मेरे लिए सबसे बड़ा बात है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा हमारे जीवन की आस्था की आज जो भारतीय जनता पार्टी का है कि अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय वही निर्बल है, निर्बल सबल हो जाए और उनका कारण अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो जाए। तो हम दोनों आदमी आज हम भारतीय जनता पार्टी के, हम एनडीए के घटक हैं, हम लोग एक सेवा के अवसर के लिए काम करते हैं। और आपने देखा ना, पार्टी का काम ही विस्तार करना है, विस्तार हो रही है। एक थे, हम 11 हो गए, धीरे धीरे हमारी पार्टी है लोग बढ़ रहे हैं और हर जाति के लोग उसमें हमारे पास जुड़ रहे हैं। और उसके लिए कभी आपने देखा हो, पार्टी के विस्तार के लिए मैंने संगठन के विस्तार के लिए 18 मंडल के प्रभारी सह प्रभारी बनाते हैं, कुछ चुनाव हो रहा, कुछ जिला अध्यक्षों का प्रमोशन करके उनकी जगह दूसरे जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ऐसे महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सभी अनुसंधान संगठनों को देश के द्वारा कि हाँ भाई, हमें राजनीति में अगर हमें मोदी जी को पुनः 2024 में बैठाना है, कि नीतियों का अगर हम समर्थन करते हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है 2024 में ऐतिहासिक जीते। और जिस तरीके से हमारे मछुआ समुदाय के लोगों ने एक मुश्त उत्तर प्रदेश सरकार बनाई, फिर से हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी मोदी को हटाने के लिए हमारा पार्टी, हमारे कार्यकर्ता है, जो भी वो हमें जो भी देंगे वो हम लोग, बड़े भाई हम छोटे भाई हैं, छोटे भाई की हैसियत से उनके साथ है ना, वो बड़े भाई हैं, हमें सम्मान दे रहे हैं, आगे सम्मान देता है, वो जब तक देते रहेंगे हम उनके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी, आपने इतनी खास जानकारी, जब खास बातचीत हमारे साथ की। तो आज हमारे साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, जिन्होंने खास जानकारी जो थी वो हमें दी है, अपने बचपन से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां बताई। इसके साथ ही साथ अपने राजनीतिक करियर की भी जानकारियां जो है वो संजय निषाद जी ने आज हमारे साथ साझा की है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज़।